नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन कौन है। क्या ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म है या किसी रेस या किसी इथनिसिटी को बताता है। फिर हम देखेंगे पैलेस्टीन बना कैसे, ये कैसे अंग्रेजों के कंट्रोल में आया, ओटोमन एम्पायर और अरब का इसमें क्या और कैसे इन्फ्लुएंस है। तो इसमें आप बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पैलेस्टीन शब्द जो है ये सबसे पहले एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन और जोग्राफर हेरोडोटस ने यूज़ किया था 5th सेंचुरी में। उस समय पैलेस्टीन हेरोडोटस के मुताबिक फ्यूनिशिया यानी कि आज का लेबनान और जो इजिप्ट है इसके बीच का लैंड था। अ कोस्टल लैंड बिटवीन फ्यूनिशिया जो आज का लेबनान है एंड इजिप्ट। अब आप इस मैप में ज़रा ध्यान से देखिए, ये है टर्की, ये आपके पास आ गया सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, साइप्रस, ये आ गया इसराइल। ये जो ऑरेंज कलर का है ये है इसराइल। ये ऑरेंज कलर का जो एरिया है इसके अंदर ये जो दो ग्रीन पार्ट हैं इसमें ये वाला है वेस्ट बैंक और ये वाला है गाज़ा स्ट्रिप। इसके ऊपर देखो ये है लेबनान और यहाँ पर ये आ गई मेडिटेरेनियन सी। हेरोडोटस के द्वारा जिस एरिया को पैलेस्टीन कहा गया वो एरिया ये है, इन बिटवीन लेबनान एंड इजिप्ट। इस एरिया को हेरोडोटस के द्वारा कहा गया कि ये क्या है, पैलेस्टीन है। अब यहाँ पे पैलेस्टीन के बारे में आगे जानने से पहले एक व्यक्ति का नाम आया हेरोडोटस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। देखो, इस व्यक्ति को पहले रियल हिस्टोरियन माना जाता है पूरी दुनिया का। इसने सिर्फ एक ही किताब लिखी है, उसका नाम है द हिस्ट्रीज। और ये जो बुक है इसमें इसने ग्रीको पर्शियन वॉर्स के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताया है। ग्रीको मतलब आज का जो ग्रीस है, पर्शिया मतलब आज का जो ईरान है। पहले इसको पर्शिया बोला जाता था, अब इसे ईरान कहा जाता है। पहले यहाँ पे पारसी धर्म हुआ करता था, लेकिन जब इस्लाम की एक्सपेंशन होने लगी और जैसे इस्लाम ईरान और इराक में आया तो यहाँ पे काफ़ी पारसियों को मारा गया, फिर वहाँ पे कन्वर्ट करवा दिया गया और बहुत से पारसी जो थे वो वहाँ से भाग के अलग अलग जगहों पर भी चले गए। उनमें से बहुत से पारसी हमारे भारत में भी आए और फिर उसका नाम अलग अलग रख दिया गया, लेकिन पहले इसका नाम पर्शिया था। तो आपने ध्यान रखना है जब भी पर्शिया नाम आता है तो वो किसका पुराना नाम है, ईरान का। तो ग्रीको पर्शियन वॉर्स का जो बैकग्राउंड था उसके बारे में बताया था इस किताब में जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। और ये किसने लिखी है, हेरोडोटस ने, जो पहला रियल हिस्टोरियन था पूरी दुनिया का। एक रोमन फिलोसोफर आया जिसका नाम था सिसेरो, उसने हेरोडोटस को सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है तो उसका राइट आंसर क्या है, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री है। अब दोबारा आओ पैलेस्टीन पे। देखिए, पैलेस्टीन मैंने आपको बताया कि जो लेबनान, आज का लेबनान और इजिप्ट के बीच का एरिया था उसे पैलेस्टीन कहा गया हेरोडोटस के द्वारा। ये जो शब्द है पैलेस्टीन, ये फिलिस्टिया नाम के एक शब्द से आया है। ध्यान रखिए, फिलिस्टिया नाम के शब्द से आया है। अभी जो फिलिस्टिया है, जो ग्रीक राइटर्स थे वो जो साउथ वेस्टर्न लेवांट का रीजन है उसको फिलिस्टिया कहा करते थे। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ये भैया लेवांट कौन सी नई चीज़ आ गई। तो हमने बात करी कि जो आपके पास लेबनान और इजिप्ट के बीच का एरिया था उसको क्या बोला गया, पैलेस्टीन बोला गया हेरोडोटस के द्वारा। पैलेस्टीन शब्द कहाँ से आया, फिलिस्टिया से। और फिलिस्टिया शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता था, जो साउथ वेस्टर्न लेवांट है। अब देखो लेवांट क्या है। लेवांट जो है वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का टर्म है जो कि जो मेडिटेरेनियन सी है, खासकर जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है उसके जो अराउंड रीजन है, आसपास जो रीजन है। अब देखो ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट ये है मेडिटेरेनियन सी, इसके ईस्ट में ये जो एरिया है इस एरिया को क्या बोला जाता था, इस एरिया को लेवांट बोला जाता था, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के अराउंड रीजन पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से एरियाज आते थे, गाज़ा, एश्केलोन, अजडोड, एक्रोन और गात। ये सारे के सारे आज के समय के इसराइल और पैलेस्टीन में आते हैं। गाज़ा तो मैंने आपको ये बताया, गाज़ा स्ट्रिप, इसका गाज़ा का आधा हिस्सा इसराइल के पास है, पैलेस्टीन के पास आधा हिस्सा है। पैलेस्टीन के पास जो आधा हिस्सा है वहीं से इस बार 5000 रॉकेट जो है वो इसराइल की तरफ दागे गए थे, जिसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। किसके द्वारा दागे गए, हमास के आतंकियों के द्वारा दागे गए। हमास को भी मैंने अच्छे से कवर किया है, अगर आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। हमास को भी मैंने उसी 5000 रॉकेट्स वाली वीडियो में कवर किया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब पुराने समय में इस एरिया को क्या बोला जाता था, लैंड ब्रिज कहा जाता था अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में। यूरेशिया क्या है, एशिया प्लस
यूरोप। इन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? यूरेशिया। एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक क्लासिक कंट्री जो यूरेशिया में आती है, यानी कि आधी एशिया में और आधी यूरोप में, वो कौन सी है? वो है हमारे पास रशिया। रशिया जिसका पुराना नाम क्या था? रशिया का पुराना नाम था USSR यानी सोवियत यूनियन। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो, स्टार्टिंग में जो पैलेस्टीन था वो एक प्लेस का नाम था, एक जगह मैंने बताई आपको लेबनान और इजिप्ट के बीच में। इसके बीच में ये जो जगह है इसका प्लेस का नाम क्या था? पैलेस्टीन था। धीरे धीरे फिर पैलेस्टीनियन शब्द यूज़ किया जाने लगा इस रीजन में। लेबनान और इजिप्ट के बीच में जो पैलेस्टीन है, इसमें जो लोग रहते हैं इनके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाने लगा? पैलेस्टीनियन शब्द का यूज़ किया जाने लगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, रिगार्डलेस ऑफ इथनिसिटी और रिलीजन। अब यहाँ पे इस एरिया में किसी भी धर्म का व्यक्ति रहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ज्यूज़ हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। अब यही धर्म होंगे ना, बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये तो होंगे नहीं। तो मुस्लिम हो, ज्यूज़ हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी इथनिसिटी हो, कोई भी रिलीजन हो उसका, वो सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे? पैलेस्टीनियन कहलाएंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्लेस में रह रहे हैं, एक रीजन में रह रहे हैं जिसका नाम पैलेस्टीन है। तो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? पैलेस्टीनियन बोलेंगे। अब 7वीं सेंचुरी में क्या होता है? लेवांट का जो एरिया मैंने आपको बताया, इसमें अरब जो है उसका कॉन्क्वेस्ट होता है, यानी कि इस रीजन को, मेडिटेरेनियन सी के बगल का ये जो लेवांट का रीजन है, इसमें अरब जो हैं वो इसको कब्जा कर लेते हैं। अब अरब जब कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद पैलेस्टीन शब्द जो था, ये जो वर्ड है पैलेस्टीन, इसका ऑफिशियल कैपेसिटी में यूज़ करना ये बंद कर देते हैं कि अब इस रीजन को कोई भी पैलेस्टीन नहीं कहेगा। लेकिन ये तो बात हुई भाई, जो अरब के राजे आए जिन्होंने इसको कॉन्कर किया, जीता, उन्होंने ये रूल बनाया कि यहाँ पे इसे पैलेस्टीन नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे जो लोकल यूसेज था वहाँ पे इसका यूज़ होता रहा, यानी यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को पैलेस्टीनियन बोलते रहे। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि अराबिक में यानी अरबी भाषा में ये जो शब्द है पैलेस्टीन, इसको ले लिया गया, इंक्लूड किया गया। किस नाम से? फ़िलिस्तीन के नाम से। तो अरबी में इसको बोरो किया गया फ़िलिस्तीन के नाम से। और आप सब जानते हो कि इंडिया में भी हिंदी भाषा में आपने देखा होगा, जब से ये युद्ध चला हुआ है इसराइल और हमास के बीच में, तो इसके समय हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें भी जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? फ़िलिस्तीन। तो अरबी में ये बोरो किया गया फ़िलिस्तीन के नाम से, और वहीं से फिर हिंदी भाषा में भी ये शब्द आया फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन जो शब्द है ये अराबिक वर्ड है और अरबी से हिंदी में आया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले समय हमारे यहाँ पे काफ़ी अरब मर्चेंट्स आया करते थे। तो मर्चेंट्स के माध्यम से फिर हमारे जो लैंग्वेज है, हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा के हैं। तो उसी हिसाब से ये जो फ़िलिस्तीन शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में आया, तो हिंदी में भी अब इसे फ़िलिस्तीन ही कहते हैं। अब देखो, ये जो लेवांट का रीजन है इसका इस समय अरबों के द्वारा कॉन्क्वेस्ट हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे अरब आ चुके हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे इसकी क्या होगी? इस्लामाइजेशन होगी, यानी इसका धीरे धीरे क्या होगा? इस्लामीकरण होगा। इस्लामीकरण का क्या मतलब है कि जो भी बाकी धर्मों के लोग होंगे उनको या तो कन्वर्ट कराया जाएगा या फिर उनको मार दिया जाएगा, जो हर जगह हमें देखने को मिला है। मतलब ऐसे कोई अगर ऐसा नहीं भी कोई बुरा मान जाए, है ना, जो चीज़ें हमने देखी और पढ़ी हैं वही बता रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराना शुरू कर देंगे, और जो पूजा के स्थल होंगे बाकी धर्मों के उनको भी तोड़ दिया जाएगा और जो अपने पूजा के स्थल हैं वो बनाए जाएंगे। इस प्रकार से इस रीजन की इस्लामाइजेशन होना शुरू होगी। जैसे इस रीजन की इस्लामाइजेशन होना शुरू हो गई तो जो अराबिक कल्चर था उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो गया, और यहाँ जैसे अराबिक कल्चर का इन्फ्लुएंस स्प्रेड होने लगा वैसे यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज़ इमर्ज हुई। तो यहाँ पे फिर कई ज्यूज़, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, ये जो आइडेंटिटी हैं ये ओवरलैप होना शुरू हुई। अब यहाँ पर आता है वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में ओटोमन्स हार जाते हैं और 1922 तक आते आते ओटोमन एम्पायर जो है वो डिसमेंटल हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाता है तो ओटोमन एम्पायर के अंडर, ओटोमन सुल्तान के अंदर जो टेरिटरीज़ थी, जैसे कि आज का पैलेस्टीन है, फिर टर्की है, सीरिया है, कुछ अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, कुछ नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट किसके अंडर था? ओटोमन सुल्तान के अंडर। लेकिन अब यहाँ पे वर्ल्ड वार वन में ओटोमन हार चुके हैं और 1922 तक आते आते ये पूरा डिसमेंटल हो चुका है। तो अब जैसे ही ये डिसमेंटल होते हैं तो ये जो पूरी टेरिटरी है
इसके ऊपर कौन कब्जा करेगा, इसको डिवाइड किया जाएगा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। जो पैलेस्टीन है ये आ जाता है ब्रिटिशर्स के अंडर। अब ब्रिटिशर्स ने अपने रूल में फर्स्ट टाइम पैलेस्टीन की जो एरिया था, जो टेरिटरी थी, उसको डिफाइन किया, जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था उसे डिफाइन किया। पहले एग्जैक्ट पता नहीं था भी पैलेस्टीन इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। यहाँ पे जब गोरे आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने डिफाइन किया इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट कि पैलेस्टीन जो है वो इतना है। मतलब ये इतना इतना जो है, ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सटेंट जो था पैलेस्टीन का वो डिफ़ाइन किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो आज हम जिसे पैलेस्टीनियन कहते हैं वो लोग हैं जो वेस्ट बैंक, गाज़ा और ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं। या ये जो एरियाज़ हैं इनमें कुछ एरियाज़ इसराइल के अंडर हैं, कुछ एरियाज़ पैलेस्टीन के अंडर हैं। अब यहाँ एक स्टोरी ये भी है कि ब्रिटिशर्स के समय धीरे धीरे जियोनिज़्म जो है वो पावरफुल होने लगा और फिर बाद में चल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जियोनिस्ट कोर्स को उठाया और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो पैलेस्टीन है इसमें कैसे ज्यूज़ और मुस्लिम्स इन दोनों में एक दूसरे में एक कोऑर्डिनेशन की बात करें या फिर समझाना बुझाना कैसे होगा, कौन सा एरिया ज्यूज़ के पास जाए, कौन सा एरिया मुस्लिम्स के पास जाए। क्योंकि जैसे ये ब्रिटिशर्स के पास आया था तो धीरे धीरे पूरी दुनिया के जो ज्यूज़ थे वो यहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो गए थे। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी था कि ज्यूज़ का जीनोसाइड होना शुरू हो गया था। हिटलर की नाज़ी आर्मी के द्वारा काफ़ी ज्यूज़ मारे गए, ये तो आप सारे जानते ही हैं। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे ज्यूज़ भी आके सेटल होने लग पड़े थे। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब जियोनिस्ट कोर्स को उठाया, जियोनिस्ट क्या है, एक विचारधारा है कि जो आपके ज्यूज़ लोग हैं उनके पास भी अपना देश होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स फिर यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं, वहाँ पे फिर वोटिंग होती है और पैलेस्टीन का जो एरिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक इसराइल और एक पैलेस्टीन। इस पूरे के पूरे टॉपिक को विस्तार से, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी, विस्तार से मैंने इसराइल देश कैसे बना इस वीडियो में कवर किया है। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि असल में इसराइल देश बना ही कैसे। पहले तो इसराइल नहीं था, पैलेस्टीन था, तो इसराइल कैसे बना और फिर धीरे धीरे कैसे अरबों और इसराइल के बीच में युद्ध होते गए और इसराइल की टेरिटरी जो है वो बढ़ती गई। तो इसे आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, पैलेस्टीन देश कैसे बना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे आता है पैलेस्टीनियन नेशनल चार्टर ऑफ 1968। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है जो कि बेसिस बनाता है मॉडर्न पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म का। अब ये जो चार्टर था 1968 में, इसने सबसे पहले पैलेस्टीनियंस की जो अरब आइडेंटिटी है उसे एम्फेसाइज किया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 जो है इस चार्टर का वो ये कहता है कि द पैलेस्टीनियंस आर दोज अरब नेशनल्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एम्फेसाइज किस पे किया गया है, पैलेस्टीनियंस की अरब आइडेंटिटी पे। पैलेस्टीनियंस आर दोज Arab nationals who until 1947 normally resided in Palestine regardless of whether they were evicted from it or have stayed there। तो इसराइल बनने से पहले जो 1947 से पहले अरब के नेशनल्स थे जो इस एरिया में रहते थे, इस रीजन में रहते थे, वो पैलेस्टीनियन कहलाए जाएंगे, भले ही बाद में वो यहीं पे रहे या फिर बाद में ये इविक्ट कर दिए गए या फिर इन्होंने ये जगह छोड़ के ये किसी और जगह में चले गए। लेकिन जो 1947 तक अरब नेशनल्स यहाँ पे इस एरिया में रहते थे उनको पैलेस्टीनियन कहा जाएगा। ये बात हुई आर्टिकल 5 की। मगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अरब नेशनल्स की बात हुई है लेकिन यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हुई है। ये जो चार्टर था इसने पैलेस्टीनियंस को रिलीजियस टर्म्स में डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए आता है आर्टिकल 6 जो क्या बोलता है कि द जूज हु हैड नॉर्मली रिसाइडेड इन पैलेस्टीन अंटिल द बिगनिंग ऑफ जियोनिस्ट इन्वेजन विल बी कंसीडर पैलेस्टीनियंस। कि इस एरिया में जो जियोनिस्ट की जब इन्वेजन होने लगी, ये मैंने आपको बताया ना कि धीरे धीरे ज्यूज़ जो थे वो यहाँ पे आने लगे, फिर यहाँ पे अरब और ज्यूज़ के बीच में युद्ध होने लगे, धीरे धीरे टेरिटरी जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। जो मैंने आपको कहाँ बताया है, इसराइल देश कैसे बना उस वीडियो में बताया है। तो ये जो जियोनिस्ट इन्वेजन है इसको जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अरबिक कंट्रीज़ हैं वो इन्वेजन मानती हैं। तो ये जो जियोनिस्ट इन्वेजन है इससे पहले जो भी ज्यूज़ यहाँ पे रहते थे इस एरिया में उन सारों को भी क्या कहा जाएगा, पैलेस्टीनियंस कहा जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पैलेस्टीन जो है वो रिलीजियस टर्म नहीं है बल्कि वो एक जोग्राफिकल टर्म है। एक पर्टिकुलर जोग्राफ़ी की बात हो रही है कि इस जोग्राफ़ी के अंदर जो भी व्यक्ति रहेगा, जो लोग रहेंगे उनको हम पैलेस्टीनियन कहेंगे, फिर वो चाहे मुस्लिम्स हों, वो चाहे ज्यूज़ हों, वो चाहे क्रिश्चियंस हों।
लेकिन बहुत से ऐसे ज्यूज़ हैं जो 1948 के बाद अपनी जो पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी है उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वो अपने इसराइली आइडेंटिटी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। मगर हाँ, अभी भी कई ऐसे ज्यूज़ हैं जो अपने आप को पैलेस्टीनियन मानते हैं, अपनी आइडेंटिटी जो है वो पैलेस्टीनियन मानते हैं, ना कि इसराइली मानते हैं। लेकिन इस प्रकार के बहुत ही कम हैं, नेग्लिजिबल हैं। मैक्सिमम जो नेटिव ज्यूज़ थे उन्होंने 1948 के बाद अपनी पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं किया, बल्कि अपनी नई जो इसराइली आइडेंटिटी थी उसको एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं वो कौन से मुस्लिम्स हैं, क्योंकि मुस्लिम्स में भी 72 ऐसे बोला जाता है कि 72 अलग अलग धड़े होते हैं। शिया है, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, फिर अहमदिया हैं, दाऊदी बोरा हैं, इस प्रकार के बहुत से आते हैं। इसमें मेजॉरिटी जो पूरी दुनिया में मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी हैं। तो उसी प्रकार से पैलेस्टीन में भी जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो कौन से हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो आपके पास पैलेस्टीन है वो 2-3 जगहों को माना जाता है, जैसे कुछ एरिया गाज़ा का, कुछ एरिया वेस्ट बैंक का, और फिर कुछ जो पैलेस्टीनियंस हैं वो कहाँ रहते हैं, जेरूसलम में भी रहते हैं। तो कुछ आंकड़ों के मुताबिक 80-85% पॉपुलेशन जो वेस्ट बैंक की है, यहाँ पे ये देखिए ये है वेस्ट बैंक, तो यहाँ पे 80-85% पॉपुलेशन वेस्ट बैंक में और 99% पॉपुलेशन गाज़ा स्ट्रिप में, गाज़ा पट्टी में, ये देखिए। तो 80-85% पॉपुलेशन वेस्ट बैंक में और 99% पॉपुलेशन गाज़ा स्ट्रिप में कौन से धर्म के लोगों की है, मुस्लिम्स की है। इसके अलावा जो पैलेस्टीनियन एरियाज़ हैं, आप ध्यान रखिए, इसराइल के एरियाज़ में तो जूस मेजॉरिटी में ही हैं, लेकिन जो पैलेस्टीन के एरियाज़ हैं वहाँ पे जूस लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। लार्जेस्ट माइनॉरिटी यानी मिनॉरिटी तो है मगर लार्जेस्ट मिनॉरिटी है। जैसे हमारे भारत में मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स मिनॉरिटी में हैं मगर ये लार्जेस्ट मिनॉरिटी है। बाकी जो मिनॉरिटीज़ हैं जैसे कि आपके पास पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये भी मिनॉरिटीज़ में हैं लेकिन ये कम हैं, और मुस्लिम जो हैं वो लार्जेस्ट रिलीजियस मिनॉरिटी है। तो उसी प्रकार से जैसे इंडिया में मुस्लिम्स लार्जेस्ट रिलीजियस मिनॉरिटी हैं, वैसे पैलेस्टीन के जो एरियाज़ है वहाँ पे ज्यूज़ लार्जेस्ट रिलीजियस मिनॉरिटी हैं। कितनी पॉपुलेशन है, 12-14% पॉपुलेशन है ज्यूज़ की पैलेस्टीनियन एरियाज़ में, जो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी पैलेस्टीनियन एरियाज़ में बनाता है ज्यूज़ को। इसके अलावा क्रिश्चियंस भी यहाँ पे रहते हैं, तो जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस हैं उनकी पॉपुलेशन 2.5% है। तो ये हो गया पैलेस्टीन की, इसकी हिस्ट्री क्या है और किस प्रकार से ये बना और फिर कैसे ये धीरे धीरे डिवाइड होकर छोटा होता रहा, जो मैंने अलग वीडियो में बताया है जिसका नाम है इसराइल देश कैसे बना। अब ये जो हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चला है, इस युद्ध में काफ़ी चीज़ें खबरों में हैं, उनमें से मैक्सिमम को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है। जैसे सबसे पहले इसराइल पे दागे गए 5000 रॉकेट्स किसके द्वारा दागे गए, हमास के द्वारा दागे गए, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है। और इसी वीडियो में मैंने हमास की हिस्ट्री भी बताई है कि ये कैसे बना। फिर आता है आम इसराइल चाहे। अब देखो ये जो हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चला है, इसमें पूरी दुनिया में जो इसराइल के लोग हैं या इसराइल के समर्थक हैं वो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, भाईचारा दिखाने के लिए एक नारा लगा रहे हैं, वो नारा है आम इसराइल चाहे। तो इसका मतलब क्या है, इसको किसने लिखा, कब सबसे पहले यूज़ हुआ, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आप जरूर देखिएगा। फिर आता है अल अक्सा मॉस्क। अरब कंट्रीज़ भी इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और इसराइल भी इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉस्क है मुस्लिम्स के लिए, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है ये अल अक्सा मॉस्क मक्का और मदीना के बाद। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, सिग्निफिकेंस है, उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है और इसके साथ में मैंने ये भी बताया है कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने आपको बताया कि इसराइल पर दागे गए 5000 रॉकेट्स किसके द्वारा, हमास के द्वारा। अब ये 5000 रॉकेट्स और हमास को मैंने इस वीडियो में कवर किया है जो पहली वीडियो है, लेकिन ये जो रॉकेट्स दागे गए इसमें से मैक्सिमम जो रॉकेट्स थे उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया किसके द्वारा, आयरन डोम सिस्टम के द्वारा। काफ़ी पावरफुल और काफ़ी फेमस डिफेंस सिस्टम है इसराइल का आयरन डोम सिस्टम। तो इस आयरन डोम सिस्टम को मैंने एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है जिसमें मैंने एनिमेशंस के माध्यम से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एनिमेशंस के माध्यम से मैंने बताया है कि किस प्रकार से ये जो एनिमी मिसाइल होती है इसको इंटरसेप्ट करता है, आसमान में ही ब्लास्ट करता है और पूरी की पूरी इसराइल की टेरिटरी को ये सेव करता है। और ये जो 5000 रॉकेट्स दागे गए इसमें से आधे से ज़्यादा रॉकेट्स, मैक्सिमम रॉकेट्स जो थे उनको इंटरसेप्ट आयरन डोम सिस्टम ने किया। तो कैसे किया उसे मैंने एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से इस वीडियो में समझाया है, उसको जरूर देखिएगा। फिर आता है बर्थ ऑफ हिजबुल्लाह। अब देखिए हमास ने जब आतंकी हमला किया इसराइल के ऊपर तो उससे कुछ टाइम के बाद खबर आई कि लेबनान नाम के देश में, ये है लेबनान नाम के देश में भी एक आतंकी गुट है हिजबुल्लाह, उसने भी बीच में खबर आई थी कि हमला किया था इसराइल के ऊपर। तो ये हिजबुल्लाह का बर्थ कैसे हुआ और क्या कनेक्शन है इसका
ईरान का, और ईरान और बाकी जो कुछ अरबिक कंट्रीज़ हैं वो क्यों इस हिज़्बुल्लाह का समर्थन करते हैं, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आता है पूरी हिस्ट्री इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की, कि कब से इन दोनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं और कितने ज़्यादा युद्ध ये लड़ चुके हैं, उसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने इस वीडियो में पहले भी आपको बताया कि इसराइल देश कैसे बना, ये भी मैंने अच्छे से कवर किया है, जिसमें मैंने ज़ियोनिज़्म के बारे में भी बताया है। और ये जो व्यक्ति तो मैं देख रहा है इसे बोलते हैं फादर ऑफ ज़ियोनिज़्म, तो कौन है ये, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है ज़ियोनिज़्म पे, इसको भी ज़रूर देखिएगा। फिर आता है ग्रेटर इसराइल। अब एक तो हो गया इसराइल, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि इससे भी बड़ा इसराइल हमने बनाना है, जिसको हम ग्रेटर इसराइल बोलते हैं, और मुस्लिम्स इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को लगता है कि ये हमारी जो टेरिटरी है उसको ज़बरदस्ती कब्जाना चाहते हैं, ये एक अटैम्प्ट है हमारी टेरिटरीज़ को कब्जाने का, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा ग्रेटर इसराइल को। और हाल ही में इजिप्ट में और इसराइल के बीच में एक क्रॉसिंग आती है, रफ़ा क्रॉसिंग। अब देखो, जो पैलेस्टीन में लोग मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट कर रही है इजिप्ट से कि इजिप्ट इसको ले ले, लेकिन इजिप्ट जो है वो रफ़ा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है, और वो इन मुस्लिम्स को, जो पैलेस्टीन में बेचारे जो भी इनके साथ हो रहा है, जो सिविलियंस हैं, ठीक है, उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो दुखद है, नहीं होना चाहिए, तो वो आना चाहते हैं इजिप्ट में, मगर इजिप्ट ने रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को बैन कर दिया है। तो ये रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है क्या, कौन कौन सी 3 मुख्य क्रॉसिंग्स हैं इसराइल में, और क्यों इजिप्ट ने इसे बैन कर दिया है, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। इन सारी की सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी कमियाँ बताएं, ताकि मैं उनको पढूँ, समझूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा हार्डवर्क अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अच्छा कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा हार्डवर्क करने की। बाकी जीके ट्रिक्स, पर्सनैलिटी क्वेश्चंस जैसे कि इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ध्यानचंद, इन सारों के ऊपर मैंने जीके क्वेश्चंस को कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जीके ट्रिक्स मैंने काफ़ी कवर किए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स में, वहाँ पे आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे। जीके ट्रिक्स, जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।